जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर पर। साथियों, जैसे कि हम लोग सारथी बैच के अंदर आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री कवर करा रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 जो आपकी थी सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले और दूसरे पार्ट में हमने आर्कोलॉजी के बारे में पढ़ा यानी कि पुरातत्व के बारे में पढ़ा है। उसी में से मैंने एक ये प्रश्न लिया है, यूनिट 1 का ही है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार आपके प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये हिंदी में रहेगा। इंग्लिश वालों को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो लोग कमेंट कर देंगे, उनको भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए, पुरातत्व स्रोतों से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। ये पहला प्रश्न है। अगर ये प्रश्न भी पूछा जाए तब भी आपको यही आंसर लिखना है, यानी पुरातत्व स्रोतों से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपके आ जाएगा सोर्सेस ऑफ आर्कियोलॉजी, तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ आर्कियोलॉजी के बारे में लिखेंगे और एक एक करके डिफाइन करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, जैसे इंस्क्रिप्शन, कॉइन, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिखेंगे। अगर दूसरा प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाए, पुरातात्विक साक्ष्य के महत्व को समझाइए, तब भी आप वही आंसर लिखेंगे जो पहले वाले में लिखा। फिर अभिलेख से आप क्या समझते हैं, प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में इसका वर्णन कीजिए, तब भी आप यही आंसर लिखेंगे। तो ये सारे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो मैं जो आपको एक कॉमन आंसर बता रहा हूँ, यही आंसर आप लोग लिखेंगे। वीडियो को थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा लेना, थोड़ा ये पीडीएफ ज़्यादा क्लीन नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। उत्तर, प्राचीन भारतीय लेखन में पुरातात्विक साक्ष्यों का बहुत अधिक महत्व है, यानी कि जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? प्राचीन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ से कोई ऐतिहासिक ग्रंथ प्राचीन इतिहास में संदर्भ उपलब्ध नहीं है। यानी हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में कोई ऐसा ग्रंथ तो है नहीं जो बता दे हमको कि क्या क्या चीज़ें थी उस टाइम पे। तो हम लोग कैसे पता करते हैं? कुछ कुछ साक्ष्यों से पता करते हैं, यानी कि हमें कॉइन्स मिला, कॉइन से पता कर लेंगे, स्मारक मिले या अभिलेख मिले, इनसे ही तो पता करेंगे। तो यही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताने, जैसे पाषाण काल से लेकर चतुर्थ सदी से ईसा पूर्व कुछ ऐसे ही काल हैं जिन काल के बारे में अन्य सभी साक्ष्य मौन हैं। मौन का मतलब होता है शांत। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके साहित्यिक प्रमाण तो हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि बिना कोरी कल्पना की जानी है। यानी कि कुछ के साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण मतलब होता है कुछ के, जैसे मतलब एविडेंस मिलते हैं, लेकिन हम लोग जब तक हमको आर्कोलॉजिकल सोर्सेज नहीं मिलेंगे तो हम लोग उनको एक मतलब उनके ऊपर एक विश्वास नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें बताएंगे। पुरातत्व साक्ष्यों में हमें क्या क्या मिलता है, यानी कि उत्खनन का मतलब होता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में हम लोगों को क्या मिलता है? स्मारक मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उत्खनन एंड सर्वेक्षण, मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, यानी कि हम जब खुदाई करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो हम लोग कैसी चीज़ें पता करते हैं। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई होंगी, एक हॉरिजॉन्टल तरीके से हम लोग खुदाई करते हैं और एक वर्टिकल तरीके से खुदाई करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको वीडियोज़ के अंदर बताई हुई है। अगर आप एक पॉइंट ऐसे, पहले तो आपने देखो यहाँ पे क्या किया, पहले वाले में हमने केवल क्या चीज़ें जानी है, पहले वाले में हम लोगों ने पुरातत्व की डेफिनेशन को जाना है, पुरातत्व की डेफिनेशन जानी है, यानी कि आर्कोलॉजी को डिफाइन किया है। अब आगे से हमने एक और पॉइंट ले लिया, उत्खनन और सर्वेक्षण, यानी कि सर्वे एंड एग्जीबिशन। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि पुरातत्व उत्खननों और सर्वेक्षणों की सहायता में हमें प्राचीन इतिहास के लेखक की काफ़ी मदद मिलती है। यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन हैं उनकी सहायता से हम लोग खुदाई और सर्वेक्षण करने में थोड़ा सा मदद मिलती है। पाषाण काल में इतिहास का ज्ञान तो है, केवल ज्ञान तो हमें इन्हीं साक्ष्यों से होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं की सहायता से हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता के काल के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। यानी कि हमको जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि इनका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा था, यहाँ पर किंगडम वगैरह कैसे रहते थे, कोई राजा हुआ करते थे तो कैसे राजा हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ हमको कैसे पता चलता है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस पॉइंट में लिखेंगे। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखते हैं, अभिलेख। अब आप लोग कहेंगे ये पूरा चीज़ें क्यों नहीं समझा रहे, तो आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, आप लोग फ्री पीडीएफ ले पाएंगे ये वाली। अगर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे रोहित तोमर AU वाले इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर हम एक एक पॉइंट को मतलब ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि अगर एक आंसर इतना बड़ा है तो हम लोगों का मतलब कैसे होगा। तो अब यहाँ पे पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? उत्खनन एंड सर्वेक्षण। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे साथियों अभिलेख। अभिलेख के बारे में आप लोग क्या लिखेंगे? देखो, अभिलेख को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं अभिलेख को?
स्ट्रक्चर इसमें हम लोग जैसे कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में अगर हम जाने हैं तो यहाँ पे आप लोग गांधार आर्ट वगैरह के बारे में जान लेंगे। या फिर देखो मैं यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ। पुरातत्व संबंधी सामग्री में प्राचीन अभिलेख, सिक्के, इमारतें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हमको आर्कियोलॉजी मतलब एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना है तो साथियों हम लोगों को क्या क्या सहायता करते हैं, यानी कि कुछ सिक्के हैं, स्मारक हैं, इंस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ हमको क्या करते हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं चीज़ों को समझाने के लिए। ऐतिहासिक दृष्टि से अभिलेखों का विशेष महत्व है क्योंकि वे साक्ष्य की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हैं। यानी कि अभिलेखों का हमारे जो आर्कियोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों है? क्योंकि इनकी सहायता से हम लोग विश्वास कर पाते हैं। क्योंकि देखो जैसे हमको अभिलेख कोई लिखा हुआ मिला, उस पर जैसे मान लो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में जान लो, जैसे वो शिलालेख है, उन पर हम चीज़ें लिखी हैं, तो हम लोग उन पर विश्वास कर पाएंगे कि उस टाइम पर यहाँ पर राजा हुआ करते थे, उनको इन नामों से संबोधित किया जाता था। तो ये चीज़ें हम लोग कैसे जान पाएंगे? अभिलेखों की सहायता से। तो इन पर हमारा विश्वास बढ़ जाता है। देखो विश्वसनीय, अधिक विश्वसनीय, ये पॉइंट आप लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अभिलेख अशोक के चट्टानों और खम्भों की खुदवाए थे। यानी कि देखो जो अशोक के अभिलेखों के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो भाषा पाली होती थी, ब्राह्मी होती थी, जिस लिपि में उत्तर भारत की भाषा गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला आदि की लिपियां निकाली हैं। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन कर देंगे, किसमें? अभिलेख में। अशोक के अभिलेख के बारे में बता देंगे, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बता देंगे। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर जो मध्य प्रदेश के गुजरा अभिलेख है उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, सोपरा महाराष्ट्र का है, अहरोरा जो आपका है उत्तर प्रदेश का, इन चीज़ों के बारे में आप लोग बता देंगे। कांधार का अभिलेख 1958 में मिला, ये चीज़ें बता देंगे। यूनान व अरमाइक भाषा में है ये वाला जो अभिलेख मिला है कांधार वाला, ये किस भाषा में? यूनान और अरमाइक भाषा में। तो ये चीज़ें आप लोग बता देंगे। समझ रहे साथियों? तो ये चीज़ आपने अभिलेख के अंदर लिखी। अब हम अभिलेख से थोड़ा ऊपर जाएंगे। जैसे अगला पॉइंट, अगर जैसे अभिलेख में ही थोड़ा सा और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभिलेख कौन कौन सी है, देखो कालिंगराज खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख के बारे में आप बताएंगे। जो बंगाल के राजा विजयसेन का था देवपाड़ा, इसके बारे में बताएंगे। गौतमी वलश्री का नासिक अभिलेख है, उसके बारे में बताएंगे। या गौतमी पुत्र शतकर्णी का वर्णन है उसमें, तो उसके बारे में आप लोग बताएंगे। भोज है ग्वालियर प्रशस्ति, यानी कि मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है वहाँ पे भोज राजा के बारे में बताया, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग कहाँ से जानेंगे? जैसे जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें स्कंद का जो स्कंद गुप्त हैं उनके बारे में, भीतरी जो अभिलेख उसके बारे में बताएंगे। तो ये चीज़ें आप अभिलेख के बीच में लिखेंगे। ठीक है, आपको अगर आप लोग ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं साथियों तो आप लोगों के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये चीज़ें अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको केवल वही चीज़ें समझाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। अब जैसे मान लो पहला अभिलेख पॉइंट डाल दिया, फिर लिखेंगे सिक्के। इससे पहले हम दो चीज़ें पढ़ चुके, उत्खनन, उसके बाद अभिलेख, अब सिक्के। सिक्के के बारे में, जैसे सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। यानी कि प्राचीन इतिहास को अगर हमें लिखना है, एंशिएंट हिस्ट्री को अगर हमको रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हमें जो सिक्कों की सहायता से भी हम लोग कर पाएंगे। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट होती है 206 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक इतिहास अधिकतर सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया। यानी कि जो राजा आया करते थे वो राजा अपने नाम से सिक्के चलवाया करते थे, या फिर उनका कोई जो सिंबल हुआ करता था उसको छपवाया करते थे। तो ये चीज़ें हमको कैसे पता चला? क्योंकि सिक्कों के माध्यम से पता चला। इस समय के सिक्कों के बनावट जो होती थी वो काल पूर्णता अंधकार युग बना रहता था। तो ये चीज़ें आप लोग बताएंगे सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में आप लोग यहाँ पर 3-4 चीज़ें स्पष्ट कर देंगे। यानी कि सबसे पहले सोने के सिक्के यूनान मतलब जो ग्रीक वालों ने चलाए, उसके बाद आप लोग गुप्ता के बारे में बताएंगे, कुषाण के बारे में बताएंगे। तो ये 3 चीज़ें आप लोग इसमें ज़रूर मेंशन करेंगे। बाकी आप लोग ये आंसर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट जो सिक्के वाले में हम लोगों को क्या लिखना है वो आप लोग समझ गए। चलो अच्छी बात है, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो सब ठीक ही है। थोड़ा एक पॉइंट, यस। फिर इसके बाद में आपका आता है साथियों स्मारक एंड भग्नावशेष। यानी जो स्मारक होती है उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो स्मारक में आप लोग किन किन चीज़ों का वर्णन करेंगे। देखो पहली लाइन तो वही कॉमन है कि जो स्मारक है इनकी सहायता से हम जो प्राचीन इतिहास है उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये लाइन तो सब में कॉमन है। स्मारक पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि किंतु इतिहास वेदा जो किसी भी वस्तु के विकास का अध्ययन करता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो अथवा फूल पौधा कलाकृति हो। इसीलिए व्हीलर ने जो
एम्प्टी व्हीलर जो थे वो बहुत बड़े प्राचीन हुए थे। इन्होंने मतलब जो आर्कियोलॉजी में बहुत बड़ी खोजें की हैं व्हीलर साहब ने, तो इन्होंने ही बताया था जो कलाक्रम है, कलाक्रम किसका है, जो युगों का कलाक्रम है, कि किस प्रकार जो स्मारक हैं ये किस तरीके से हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको उदाहरण में अगर आप व्हीलर का नाम लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, आपकी जो डेफिनेशन है वो और ही अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो आप लोग ये नाम ज़रूर लिखेंगे। एक मिनट साथियों, यस, ठीक। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में यह तथ्य मिलता है कि एक सभ्यता के लोग बहुत काल तक एक ही प्रकार के मृदभांड प्रयोग में लाते थे। तो ये चीज़ आप लोग लिखेंगे। कार्बन 14 के, यानी कि जो कार्बन C14 से हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान में एक परीक्षण होता है, यानी कि जो C14 होता है वो कार्बन डेटिंग से पता करते हैं कि किस एज का है ये, ठीक है, और किस पत्थर का प्रयोग किया गया। सारी चीज़ें हम लोग कार्बन डेटिंग से करते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी जो कार्बन होते हैं उनसे करते हैं। और इसमें याद रखना C14 का ही नाम ज़्यादा आता है, तो C14 आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे साथियों। ठीक है, तो स्मारक में आप लोग ये चीज़ें लिख देंगे। बाकी इसमें अगर आपको एग्जांपल लिखने हैं तो बलूचिस्तान यानी कि कोलीगुल मोहम्मद का लिख सकते हैं। सिंध राजस्थान गुजरात सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान यानी कि जो दक्षिणी राजस्थान में बनास है वहाँ के बारे में लिख सकते हैं। एक मिनट यार, क्या चल रहा है PDF में, तो ये चीज़ आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट जो आपका आएगा साथियों, यस, इन चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं। मध्य भारत में जैसे एरठ नावदा टोली है उनके बारे में लिखेंगे। महाराष्ट्र में जो आपका नेपसा और चंदौली उनके बारे में लिखेंगे। आंध्र प्रदेश में उटनूर है उनके बारे में लिखेंगे। तो आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आप लोग मेंशन कर देंगे, तो स्मारक में ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से लोग समझ पाएंगे आंसर को, और आपका जो आंसर है बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी अगला काले और लाल मृदभांड के बारे में अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। मृदभांड का मतलब जो आपके आएंगे OCW वगैरह आपको पढ़ाए थे, OCW BRC BRW ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, उसके बारे में लिखना होता है। तो ये आप लोग देख पाएंगे इन चीज़ों को। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है, वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि जो आपका एग्जाम्पल है यानी कि विदेशी स्मारक जो आपके हैं वो भी सहायता प्रदान करते हैं। तो विदेशी स्मारक में कौन कौन से आएंगे वो एक बार देख लीजिए। भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी बहुत से स्मारक पाए जाते हैं जो भारत से संबंधित हैं। कंबोज में प्राप्त स्मारक, देवालय इत्यादि ने केवल भारत इन देशों की राजनीतिक एंड सांस्कृतिक संबंधों के घोतक है। यानी कि देखो कुछ कुछ जो अभिलेख हैं आपके स्मारक हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, विदेशों में पाए जाते हैं। तो इनकी सहायता से भी हम लोग देख पाते हैं कि जो भारत के जो राजनीतिक संबंध थे या जो भौगोलिक संबंधित थे वो दूसरे राज्यों के साथ या दूसरे देशों के साथ कैसे हुआ करते थे। तो ये चीज़ हमको किन अभिलेखों से पता चलता है, जो विदेशी अभिलेख हैं साथियों। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग केवल इतना ही रखेंगे। बाकी आप लोगों को ये पढ़ने हैं गेरू रंग के मापदंड, यानी कि ये सब ये पोइट्रीज़ के अंदर आएगा। ये पोइट्रीज़ वाले टॉपिक में आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जो चीज़ें इस वीडियो में छूटी हैं वो आप लोग PDF के माध्यम से ले पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, उस पर आप ज्वाइन हो पाएंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम से भी आप लोग हमसे जुड़ पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए।